हेलो एंड वेलकम टू स्टडी फोरम। पिछले वीडियो में हमने इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था। आज के इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं मीनिंग और डेफिनेशन इकोनॉमिक्स का, फिर इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के अंदर जो टॉपिक्स और जो सब्जेक्ट मैटर कवर होते हैं उनके बारे में, और साथ ही साथ इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस क्या होता है, उसकी नेसेसिटी क्या है, ज़रूरत क्या होती है, या किस तरीके से इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट हमको हमारी लाइफ के अंदर हेल्पफुल होता है। सो लेट अस स्टार्ट। सी एज वी डिस्कस्ड इन अर्लियर वीडियो, पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि इकोनॉमिक्स के रिलेटेड बहुत सारे थॉट्स अलग अलग टाइम पर अलग अलग इकोनॉमिस्ट के थ्रू फैले हुए हैं, बताए गए हैं। तो उनमें से कुछ इकोनॉमिस्ट के डेफिनेशन के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। डेफिनेशन और मीनिंग के ऊपर जंप करने से पहले इकोनॉमिक्स वर्ड का मतलब समझ लेते हैं। इंडिया कंट्री के साइड पर जो इकोनॉमिक्स वर्ड है वो संस्कृत वर्ड से डिराइव किया गया है, खींचा गया है। संस्कृत वर्ड अर्थशास्त्र, जिसके अंदर अर्थ का मतलब होता है पर्पस और गोल, और शास्त्र का मतलब होता है स्टडी या साइंस, मतलब नॉलेज, सिस्टमेटिक नॉलेज। तो दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो वो साइंस जो हमको पर्पसफुल लाइफ या लाइफ के पर्पस के बारे में समझाता हो, सिखाता हो, उसको हम लोग बोलेंगे अर्थशास्त्र, मतलब इकोनॉमिक्स। पहले अगर अर्थशास्त्र के बारे में बात करें तो अर्थशास्त्र के बारे में तकरीबन 2500 साल पहले कौटिल्य, जिनका दूसरा नाम है चाणक्य, जो हमारी कंट्री के अंदर आ चुके, उन्होंने 2500 साल पहले एक बुक लिखी थी अर्थशास्त्र। बुक का नाम था अर्थशास्त्र। उस बुक के अंदर कौटिल्य ने अपने व्यूज इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग व्यूज बताए थे। उनके मुताबिक इकोनॉमिक्स क्या है? अकॉर्डिंग टू कौटिल्य, द इंटेंशन ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इज अर्थ मीन्स वेल्थ, द पीस ऑफ लैंड which has human settlement is earth, and thus the science explaining the purpose and utility of wealth creation on earth is called economics। ये डेफिनेशन कौटिल्य ने दिया था। इस डेफिनेशन के मतलब में जो जमीन या जमीन के ऊपर मिलने वाली जो वेल्थ है, जो संपत्ति होती है, उसको अर्थ कहा जाता है। और वो शास्त्र, मतलब वो साइंस, वो नॉलेज जो हमको उस अर्थ को, उस वेल्थ को मेंटेन करने का जो आर्ट सिखाता है, जो कला सिखाती है, उस साइंस का, उस शास्त्र का, उस नॉलेज का नाम क्या है? इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। एक और इकोनॉमिस्ट जिनके बारे में हमने पिछले वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था, एडम स्मिथ, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स या फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने भी अपनी बुक जो लिखी थी 1776 में, ईयर 1776 में, जिस बुक का नाम था वेल्थ ऑफ नेशंस, उस बुक के अंदर एडम स्मिथ ने अपना डेफिनेशन इकोनॉमिक्स का दिया है, जो है इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। In other words, economics studies the exchange of physical wealth produced by labor। मतलब इकोनॉमिक्स वो स्टडी है, वो नॉलेज है जो हमको वेल्थ के कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर और उसके कॉजेज के बारे में सिखाता है। एक और इकोनॉमिस्ट जिनका नाम है अल्फ्रेड मार्शल, जो एडम स्मिथ के बाद आए थे, उन्होंने एक बुक लिखी थी प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, साल 1890 में, 1890 में। उनके मुताबिक इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। मतलब इकोनॉमिक्स वो स्टडी है, वो साइंस है, वो नॉलेज है जो इंसान का जो ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ है उसके बारे में स्टडी करता है। और ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ क्या कहेंगे? वेल्थ क्रिएशन एंड वेल्थ स्पेंड, मीन्स अर्निंग वेल्थ एंड स्पेंडिंग वेल्थ। वेल्थ कैसे कमाना है, कैसे क्रिएट करना है, और वेल्थ कहाँ पर कैसे खर्च करना है, ये बेसिक या ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ कहा जाता है। और ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ को जो सब्जेक्ट स्टडी करता है उसको इकोनॉमिक्स कहा जाता है। उनके बाद एक और इकोनॉमिस्ट लियोनल रॉबिन्स ने साल 1931 1931 के अंदर एक और बुक लिखी जिसका नाम था नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। इस बुक के अंदर लियोनल रॉबिन्स ने अपना इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन दिया है, जिनके मुताबिक economics is the science which studies human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses। मतलब इंसानों के बिहेवियर के बारे में स्टडी करने वाला सब्जेक्ट जो रिलेशनशिप देखता है दो चीज के बीच में, एक एंड्स और दूसरा स्कैर्स मीन्स।
एंड्स मतलब रिक्वायरमेंट या एम या पर्पस जो लाइफ का, वेल्थ। और स्कैर्स मीन्स मतलब वो रिसोर्सेज जिनके थ्रू वो पर्पस, वो नीड्स, रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी। और अल्टीमेटली देखने जाएं तो लियोनार्डो रॉबिन्स का जो फोकस था वो स्कैर्सिटी के ऊपर था। स्कैर्स मीन्स मतलब दुनिया के अंदर इंसानों की जो वांट्स है, जो नीड है, रिक्वायरमेंट है, वो अनलिमिटेड होती है और उसको फुलफिल करने के लिए, उसको पूरी करने के लिए जो चीज़ें अवेलेबल है, जो रिसोर्सेज अवेलेबल है, वो लिमिटेड है। तो बेसिकली रिक्वायरमेंट ज़्यादा और अवेलेबिलिटी कम, उसी को स्कैर्सिटी कहा जाता है। तो जो सब्जेक्ट स्कैर्सिटी के बारे में स्टडी करता है वो इकोनॉमिक्स है अकॉर्डिंग टू लियोनार्डो रॉबिन। फिर उनके बाद एक और इकोनॉमिस्ट है पॉल सैमुएल्सन। उन्होंने साल 1947 के अंदर एक बुक लिखी जिस बुक का नाम था फाउंडेशंस ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस। इस बुक के अंदर उन्होंने अपना डेफिनेशन दिया इकोनॉमिक्स का, जिसका फोकस पॉइंट है चॉइस, अलोकेशन ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज एंड इवैल्यूएशन ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस। उनके अलावा भी ऐसे बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने टाइम टाइम पर अलग अलग कंसेप्ट, अलग अलग डेफिनेशन दिए हुए हैं इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग। Now, let us see about different subject matters that are covered in economics. Before knowing about different subjects, we need to understand the method of analysis that is undertaken in the subject of economics. Means economics के subject को properly समझने के लिए, properly समझाने के लिए उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक पार्ट, एक भाग जिसको माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस कहते हैं और दूसरा पार्ट जिसको मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस कहते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस के अंदर इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के वो सब्जेक्ट मैटर्स और वो टॉपिक्स कवर होते हैं जिनको इंडिविजुअल स्टडी किया जाता है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो ओवरऑल इकोनॉमी को या ओवरऑल पूरे वर्ल्ड को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं, जो पैरामीटर्स होते हैं, उनको स्टडी किया जाता है। सो इफ वी सी, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी और एनालिसिस ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ द इकोनॉमी। इट स्टडीज द रेशनल बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। मतलब एक सिंगल यूनिट या सिंगल पैरामीटर को अगर डिटेल में सीखा जाएगा, इकोनॉमिक्स के रिलेटेड जो पैरामीटर्स होते हैं, इकोनॉमिक्स के रिलेटेड जो टॉपिक्स होते हैं, और सिंगल यूनिट से फॉर एग्जाम्पल किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में, उस प्रोडक्ट की अलग अलग प्राइस के हिसाब से डिमांड के बारे में, उस प्रोडक्ट की सप्लाई के बारे में, प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए जो खर्चा होगा, प्रोडक्शन कॉस्ट जो होगा, उसके बारे में जब स्टडी किया जाएगा, उस प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट या कंपटीशन मार्केट के अंदर कितनी डिग्री तक फैला हुआ है, जब वो स्टडी किया जाता है, ऐसी सब चीजें जब इंडिविजुअल यूनिट्स की, इंडिविजुअल कंसेप्ट की जब सीखी जाती है तो उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस कहते हैं। जबकि ओवरऑल कंट्री को इफेक्ट करने वाले जो पैरामीटर्स है, जैसे कि नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, जो मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हर कंट्री को फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इंटरनेशनल ट्रेड की बात अगर करें, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात करें, तो इन सब सब्जेक्ट मैटर्स को जब स्टडी किया जाता है, उनको ओवरऑल स्टडी किया जाता है, ऊपर से स्टडी किया जाता है, जिनका इम्पैक्ट पूरी कंट्री के ऊपर होता है। ऐसे सब्जेक्ट मैटर को मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस कहा जाता है। जब किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस के बारे में डिटर्मिनेशन किया जाएगा, मतलब प्राइस डिसाइड की जाएगी विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, दैट इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस। जबकि ओवरऑल कंट्री के अंदर जनरल प्राइस लेवल कितना फैला हुआ है, रुपीस की वैल्यू कितनी है, वो जब देखी जाती है, वो जब स्टडी की जाती है, तो दैट इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स हो या मैक्रो इकोनॉमिक्स हो, कंट्री के अंदर होने वाली जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, उनको इंडिविजुअली भी कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी किया जाता है और ओवरऑल भी सबका जो टोटालिटी में जो एग्रीगेट होता है वो भी स्टडी किया जाता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग देखने जाएं तो प्रोडक्ट्स की जो डिमांड होती है, कंज्यूमर का जो बिहेवियर होता है, कंज्यूमर को जो सेटिस्फेक्शन होता है, कंज्यूमर को जो चीजें इस्तेमाल करने के बाद जो यूटिलिटी डिराइव होती है, यूटिलिटी जो मिलती है, उसकी बात की जाए तो वो भी सब्जेक्ट मैटर कहा जाएगा। फिर किसी प्रोडक्ट की सप्लाई, मार्केट के अंदर सप्लाई की स्टडी जब की जाती है, वो भी उसका सब्जेक्ट मैटर है। मार्केट सिचुएशन, मार्केट के अंदर
कितनी डिग्री कंपटीशन की प्रिवेल्ड है, इकोनॉमी, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, कंट्री के अंदर इकोनॉमी का लेवल क्या है, इकोनॉमी के अंदर किस तरीके से चेंजेस होते हैं, अलग अलग सेक्टर्स के अंदर किस तरीके से चेंजेस होते हैं, जैसे कि प्राइमरी एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर होने वाले चेंजेस, सेकेंडरी इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर होने वाले चेंजेस, टर्शरी सर्विस सेक्टर के अंदर होने वाले चेंजेस, नेशनल इनकम, एक कंट्री के अंदर एक साल के अंदर जो टोटल वैल्यू प्रोड्यूस होती है, पर कैपिटा इनकम एवरेज में एक सिटीजन की पर हेड इनकम जो काउंट की जाती है, अलग अलग इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, उनका इम्पैक्ट, उनके इम्प्लीकेशंस, ये सारे इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट मैटर है। कुछ सब्जेक्ट मैटर्स, कुछ टॉपिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कवर होते हैं और कुछ मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। गवर्नमेंट अपना जो बजट बनाती है, गवर्नमेंट जो अपनी पॉलिसी फ्रेम करती है, फिस्कल पॉलिसी जिसको कहते हैं, बैंकिंग सेक्टर के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो पॉलिसी फ्रेम करती है जिसको हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं, ऐसे भी सब्जेक्ट मैटर है जो इकोनॉमिक्स के अंदर कवर होते हैं। सो ऑन एंड ऑल कंट्री के अंदर होने वाली, चाहे छोटी साइज में होने वाली इकोनॉमिक एक्टिविटी हो या चाहे बड़ी साइज में होने वाली इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, पूरी कंट्री के बारे में अगर कंसीडर किया जाए, पूरी कंट्री की इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में कंसीडर किया जाए, तो ये सारे सब्जेक्ट मैटर है जो इकोनॉमिक्स के अंदर कवर किए जाते हैं। अब हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स, कि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट हम क्यों स्टडी करते हैं या इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को स्टडी करने की क्या नेसेसिटी है, क्या जरूरत है। तो वैसे तो बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस निकाल सकते हैं, बट बेसिकली 3 पॉइंट के हिसाब से हम लोग डिस्कशन करेंगे। एक, अंडरस्टैंडिंग एवरीडे बिहेवियर, मतलब रोजाना की जो हमारी लाइफ होती है, रोजाना की जो हमारी एक्टिविटीज होती है, उसके अंदर हमारा बिहेवियर कैसा होता है, लोगों का बिहेवियर कैसा होता है, उसको समझने में इकोनॉमिक्स हेल्पफुल होता है। दूसरा, इकोनॉमिक गेन, इकोनॉमिक बेनिफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखेंगे। और तीसरा है प्रोफेशनल डिसीजन मेकिंग, मतलब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमिक्स स्टडी करना क्यों जरूरी होता है, या इकोनॉमिक्स स्टडी करने से बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोफेशनल डिसीजन मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या फायदे होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एवरीडे बिहेवियर के बारे में। करंट टाइम के अंदर बिकॉज ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी एंड बिकॉज ऑफ एक्सपांशन ऑफ मेनी एक्टिविटीज, ऑलमोस्ट ऑल द एक्टिविटीज हैव बिकम इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ज्यादातर आज के टाइम की जितनी भी एक्टिविटीज हम लोग करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ कनेक्ट हो ही जाती है। या ऐसा कंसीडर करें कि मेजोरिटी जो हम हमारे दिन के अंदर एवरीडे लाइफ के अंदर एक्टिविटीज करते हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के साथ कनेक्टेड है। तो ये एक्टिविटीज क्यों अंडरटेक होती है, पास्ट के अंदर जो इंसिडेंट हुए, जो इवेंट्स हुए, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो इवेंट्स होते हैं, जो इंसिडेंट होते हैं, उन सब को बेहतर तरीके से समझने के लिए इकोनॉमिक्स हमको हेल्पफुल होता है। से फॉर एग्जांपल हमारी कंट्री के अंदर पेट्रोल का भाव कंटिन्यूअसली बढ़ता है, तो क्यों बढ़ता है, तो इंटरनेशनल इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ती है, इंपोर्ट का प्राइस बढ़ता है। और जबकि हमारी कंट्री के अंदर पेट्रोलियम का प्रोडक्शन होता है, बट उसके बावजूद भी हमारी कंट्री के अंदर जितनी नीड और रिक्वायरमेंट है उतना प्रोडक्शन नहीं होता है, जिसकी वजह से हमको बहुत सारा पेट्रोलियम दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करना पड़ता है। तो जब ये इंपोर्ट का प्राइस बढ़ता है तो उसका इम्पैक्ट हमारी रोज की लाइफ में, एवरीडे लाइफ के अंदर भी हमको फेस करना पड़ता है। पेट्रोल के प्राइस की वजह से दूसरी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज उससे अफेक्ट होती है, वहां पर भी हमको प्राइस राइज दिखता है। साथ ही साथ कोई इंटरनेशनल इवेंट होने वाली होती है, जैसे कि ओलंपिक्स होने वाला है या किसी कंट्री के अंदर कभी कुछ टेररिस्ट अटैक हो जाता है, तो इन कंट्रीज के साथ हमारी कंट्रीज भी कनेक्टेड होती है किसी ना किसी पर्पस से, किसी ना किसी एक्टिविटीज के थ्रू। तो किसी और कंट्री के अंदर होने वाले जो इंसिडेंट है उसकी वजह से इम्पैक्ट हमारी कंट्री के ऊपर भी हमको हमारी डेली लाइफ के अंदर भी देखने में मिलता है। साथ ही साथ इकोनॉमिक्स हमको ये भी सिखाता है या ये भी समझाता है कि जो पास्ट में हमारी कंट्री के अंदर इवेंट्स हुए, जैसे कि ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री के अंदर आए, उन्होंने हम पर रूल किया, तो उसकी वजह क्या थी। पहले वो ट्रेड के सिलसिले में आए, फिर उन्होंने धीरे धीरे हमारे ऊपर रूल बढ़ाना शुरू कर दिया। तो उसके पीछे भी उनका जो एम था, जो रिसोर्सेज हमारी कंट्री के थे उनको यूटिलाइज उनको करना था, उसके पर्पज से आए, ये हमको इकोनॉमिक्स समझाएगा। तो ऐसे जो इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं या हमारी कंट्री के अंदर इवेंट्स होते हैं, कुछ इंसिडेंट्स होते हैं, उनको अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से समझने के लिए इकोनॉमिक्स हमको हेल्पफुल होता है। अब दूसरे मेन पॉइंट के ऊपर हम लोग शिफ्ट करते हैं, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस।
तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के अंदर सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि किस तरीके से एक इंडिविजुअल, एक पर्सन अपनी डिसीजन जो लेता है उसके अंदर इकोनॉमिक्स हेल्पफुल होता है। दुनिया के अंदर जो इंसान है उनकी जो डिमांड होती है, जो नीड्स होती है, जो रिक्वायरमेंट्स और वांट्स होती है वो अनलिमिटेड होती है, जबकि उसको सेटिस्फाई करने के लिए, उन डिमांड और उन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो रिसोर्सेज और पैसे होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। तो किस तरीके से लिमिटेड रिसोर्सेज में से मैक्सिमम फायदा निकाल सके, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन यूज कर सके लिमिटेड रिसोर्सेज का, उसके लिए हम एक इंडिविजुअल, एक पर्सन जो होता है वो डिसीजन लेता है, मैनेज करता है, अपनी लाइफ को मैनेज करता है, लिमिटेड रिसोर्सेज की हेल्प से अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने में कोशिश करता है। तो इकोनॉमिक्स हमको वही प्रॉपरली डिसीजन लेने में, लिमिटेड रिसोर्सेज से मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करने में, ज्यादा से ज्यादा फायदा निकालने के लिए इकोनॉमिक्स हेल्पफुल होता है। साथ ही साथ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के अंदर हम दूसरा पॉइंट जो देखेंगे वो है गवर्नमेंट की पॉलिसीज को समझना, कि इकोनॉमिक्स हमको हेल्पफुल होता है गवर्नमेंट जो पॉलिसीज फ्रेम करती है, जो इम्प्लीमेंट करती है, उनको समझने में। जैसे कि गवर्नमेंट ने गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST इम्प्लीमेंट किया, तो क्यों किया, उसका इम्पैक्ट क्या, उसका फायदा क्या, ये इकोनॉमिक्स हमको हेल्पफुल होता है। ये चीजें समझने में इकोनॉमिक्स हमको हेल्पफुल होता है। डीमोनेटाइजेशन का जो नोटबंदी का स्टेप लिया था गवर्नमेंट ने, वो भी क्यों लिया था, कि ब्लैक मनी को रोकने के लिए क्रिएट हुआ था, उसको बाहर निकालने के लिए। तो ऐसे जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती है, गवर्नमेंट कभी टैक्स बढ़ा देती है, कभी कम कर देती है, गवर्नमेंट कभी लोगों को सब्सिडीज ज्यादा देती है, कभी कम देती है, इन सारी पॉलिसीज को भी समझने के लिए इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट हमको हेल्पफुल होता है। तो ये हो गया इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। और लास्टली प्रोफेशनल डिसीजन मेकिंग यानी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमिक्स कैसे हेल्पफुल होता है। तो इकोनॉमिक्स के अंदर ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट मैटर है जो हमें सिखाए जाते हैं, हमें सीखने में आते हैं। जैसे कि अलग अलग प्रोडक्ट की जो डिमांड के रिलेटेड बिहेवियर होता है, अलग अलग फर्म्स का आपस में जो कंपटीशन होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो चीजों को प्रोड्यूस करने के लिए जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगते हैं उनका बिहेवियर, ये सारी चीजें हमको इकोनॉमिक्स बेटर तरीके से, अच्छे तरीके से समझने में हेल्पफुल होता है, जिसकी वजह से हम एज अ बिजनेस पर्सन ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, कम से कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइजेशन करके, रिसोर्सेज का ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइजेशन करके हम अलग अलग तरीके से फायदा उठा सकते हैं। तो इकोनॉमिक्स हमको प्रोफेशनल डिसीजन मेकिंग में भी, मतलब बिजनेस के रिलेटेड प्रॉपर वाली डिसीजन लेने में भी हेल्पफुल होता है। So ultimately, if we conclude, economics is a science which provides insights for day-to-day decision making. All human beings play roles as a customer or a producer or a laborer from time to time, or laborer. Economics helps us to take rational decision for maximizing gains by minimizing cost. हर कोई किसी ना किसी स्टेज के ऊपर कभी ना कभी कंज्यूमर होता है, कभी प्रोड्यूसर होता है, कभी लेबरर होता है, लेबर प्रोवाइड करता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोडक्शन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर जो डिसीजन लेनी होती है वो डिसीजन प्रॉपर लेने में इकोनॉमिक्स हेल्पफुल होता है। और रेशनल डिसीजन मतलब सोच समझकर ज्यादा फायदा पहुंचाने वाले डिसीजन, जिससे ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम फायदा हो और कम से कम मिनिमम कॉस्ट हो, मिनिमम खर्चा हो। सो होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल हो, आपको काम लगे। अगर आपको और कोई क्वेरी हो, आपको और किसी टॉपिक के बारे में समझना हो, सीखना हो, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू एंड सी यू इन अनदर वीडियो।